हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने जो हमारे भारतीय इतिहास की सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हम जो है अब आधुनिक भारत को करने वाले हैं। आधुनिक भारत को मैं आपको पूरे डीप से करवाऊंगी अच्छे से। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको वो हेल्प करेगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम क्लास में ही क्वेश्चन को याद कर लें। ये नहीं कि हाँ बार बार क्लास देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हो सकेगा मैं आपको क्लास में याद करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम आधुनिक भारत को कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। हमें इसमें सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ना होगा। तो आप सभी को पता है कि जो है हमारा भारतीय इतिहास सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, जिसमें कि पुर्तगाली आते हैं, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, ये चारों कंपनियां आती हैं भारत में व्यापार करने के लिए। तो इनसे ही हमारा आधुनिक भारत की सीरीज जो है वो शुरू होती है। इससे पीछे हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, उससे पीछे हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। तो आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें कि सबसे पहले कौन सी कंपनी यूरोपीय आई थी। तो यूरोप से सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली कंपनी आई थी। तो हम पहले पुर्तगालियों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डचों को, उसके बाद अंग्रेज़ आए थे, सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, जिसमें से जो है सबसे कामयाब कौन रहा था भारत में व्यापार करने में, तो वो रहे थे अंग्रेज़। अंग्रेज़ों ने काफ़ी सालों तक भारत पर राज किया और भारत को गुलाम बनाया और भारत का शोषण किया और यहाँ के व्यापार से उन्होंने काफ़ी लाभ कमाया। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हमारा यही टॉपिक रहेगा हमारे आधुनिक भारत की सीरीज में, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे होता है, सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है, किस उद्देश्य से वो आती है और कैसे उन्होंने समुद्र के रास्ते से जो है भारत आने का रास्ता खोजा था। देखिए सबसे पहला है कि 15वीं शताब्दी में के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। अब 15वीं शताब्दी आपकी कौन सी है, 15वीं शताब्दी आपकी है 1400 से लेकर 1499 ईस्वी तक जो हमारी शताब्दी होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, 15वीं सदी। तो 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण मीन्स समुद्री जहाज़ों और नौ परिवहन की, समुद्री जहाज़ों में नाव चलाने या समुद्री जहाज़ चलाने के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य जो है वो आसान हुआ। तो आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भौगोलिक खोजों के लिए सबसे पहले किसने सहयोग दिया या फिर किसके प्रयासों से यह कार्य काफ़ी आसान हो गया। तो वो आपका आएगा राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ये आपको इसका पूरा नाम याद रखना है। और कहाँ का राजकुमार था, तो ये आपका पुर्तगाल का राजकुमार था। इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि पुर्तगाल के राजकुमार ने ही सबसे पहले हमारी सहायता की थी, खुद की सहायता की थी भारत में समुद्री मार्ग को खोजने के लिए। नेक्स्ट है कि 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर महासागरीय अफ्रीका का दक्षिणी छोर की खोज की। अब देखिए 1487 में शुरुआत होगी। इससे पहले हमने क्या देखा कि पुर्तगाल के राजकुमार ने शुरुआत कर दी, उन्होंने थोड़ा सा रास्ता दिखाया। तो एक पुर्तगाली नाविक था जिसको कि समुद्र के बारे में ज्ञान था, समुद्री जहाज़ चलाने का पता था। तो समुद्री जहाज़ पुर्तगाली नाविक जो था, जिसका नाम क्या आपको याद रखना है, बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर महासागरीय अफ्रीका का दक्षिणी छोर, देखिए अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो आता है उसके बाद आता है आपका हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद डायरेक्ट आता है भारत का जो केरल का मालाबार तट है उस साइड से। तो जो ये 1487 ईस्वी थी, इसमें बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो उत्तर महासागरीय मीन्स अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक ही पहुंच पाया। वो हिंद महासागर में प्रवेश करके उसको पार नहीं कर पाया। अगर वो उसको पार कर लेता तो वो भारत में पहुंच जाता। उसी समय समुद्री रास्ते की खोज ये बार्थोलोम्यू डियाज ही कर देता, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। सिर्फ ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक ही पहुंचा और इसके बाद ये वापस चला गया।
फिर आता है 1492 ईस्वी में स्पेन का निवासी था एक कोलंबस। आपको ये नाम याद रखना है अच्छे से, कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज कर दी। कि सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमियो ने कोशिश की कि मैं भारत तक जाने का समुद्री रास्ता खोज निकालूंगा, लेकिन ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक ही जा पाया, ये हिंद महासागर को पार करके भारत तक नहीं पहुंच पाया। अब नेक्स्ट आता है 1492 ईस्वी में स्पेन का एक निवासी था, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल जो थे दोनों देश ही समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे भारत तक पहुंचने के लिए। तो पुर्तगाल ने कोशिश की बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन की तरफ से कोशिश की जाती है, कोलंबस नाम की एक निवासी को भेजा जाता है भारत खोजने के लिए, लेकिन वो जो है अपना जिसको नक्शा उसको दिया गया था उसके हिसाब से वो भटक गया और वो अफ्रीका महाद्वीप या हिंद महासागर की तरफ आने की बजाय वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया, और जहाँ उसने जो है अमेरिका की खोज कर दी, न्यू अमेरिका, और उसने उसको भारतीय समझ लिया था, लेकिन वो भारत नहीं था, वो अमेरिका था। तो ये इसकी गलती थी, लेकिन इसको समझ नहीं आया। फिर इसको बाद में पता चला कि हाँ ये भारत नहीं, ये तो अमेरिका है। तो ये भी सफल नहीं हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कोशिश की जाती है किसके द्वारा, अब आपका आएगा सबसे फेमस वास्को डी गामा की 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाल का ही वापस आता है, सबसे पहले पुर्तगाली ही था ना बार्थोलोमियो डियाज। उसके बाद एक स्पेन के नाविक ने कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। सबसे लास्ट में आएगा आपका पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के काले तट तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। कि जिस केप ऑफ गुड होप तक, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप बोल दो या फिर उसको साउथ अफ्रीका का दक्षिणी छोर बोल दो, तो यहाँ तक तो बार्थोलोमियो डियाज तक भी पहुँच गया। लेकिन ये जो है वास्को डी गामा, ये केप ऑफ गुड होप को से आगे हिंद महासागर को पार करते हुए भारत की कालीकट जो था उस तक पहुँचने में इसने सफलता प्राप्त कर ली और मालाबार तट तक ये पहुँच गया। उसके बाद इसने सफलता प्राप्त कर ली। तो इन सभी नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य क्या था, व्यापारिक मांगों की जानकारी व आर्थिक लाभ को अर्जित करना था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वास्को डी गामा और पुर्तगाल और स्पेन के निवासी इतनी ज़्यादा कोशिश में क्यों लगे हुए थे भारत की खोज में। तो इसका कारण ये था कि उस समय यूरोप में जो है मांस ज़्यादा खाया जाता था और वहाँ पर गरम मसाले वगैरह कम होते थे। तो यूरोप के लोगों को ज़रूरत थी मसालों को, क्योंकि मसालों से जो है मांस को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, उसको चटपटा बनाया जा सकता था खाने के लिए। इसलिए जो है इसको यूरोप के निवासियों को भारत से मसाले की ज़रूरत पड़ती थी। पहले निर्यात करते थे, आयात करते थे ये, और भारत जो है मसालों का निर्यात करता था किसको, यूरोप को। पहले तो ये सारा काम जो होता था वो स्थल मार्ग के द्वारा होता था, लेकिन जब स्थल मार्ग के द्वारा टर्की में जो है कुस्तुनतोनिया नाम का एक मार्ग था, तो उस पर जब टर्की ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने उस रास्ते से जाने से मना कर दिया। स्थल मार्ग से गुजरने से व्यापारियों को मना कर दिया कि इस रास्ते से हम आपको यूरोप में प्रवेश नहीं करने देंगे, पुर्तगाल या स्पेन तक नहीं जाने देंगे जहाँ तक मसाले भेजे जाते थे। तो जब कुस्तुनतोनिया पर 1453 में हुआ था ये अधिकार, तो उसके बाद स्थल मार्ग का ये बंद हो गया। फिर बचा था एक मार्ग और, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरता था स्थल मार्ग। तो उस पर जो है ज़्यादा भारी कर लगने लगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और अफ्रीका के लोग जो थे भारत से व्यापारी आते थे या फिर यूरोप से जो व्यापारी भारत जाते थे व्यापार करने के लिए, उनसे बहुत ही ज़्यादा मनमाना कर वसूलने लगे। उसके बाद ये पहुंचते हैं कि अब हम क्या करें कि जो स्थल मार्ग उस पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, लेकिन हमें मसालों की ज़रूरत है, हमें भारत के साथ व्यापार करना है। तो यूरोप की तरफ से कोशिश की जाती कि हम एक नए मार्ग की तलाश करेंगे, हम समुद्र के रास्ते से व्यापार करेंगे। तो इसलिए समुद्र के रास्ते से व्यापार करने के लिए नई नई कोशिशें होने लगी, नई नई खोजों का प्रयत्न किया जाने लगा। और जो पुर्तगाल के जो राजा थे वो इन कोशिशों में नाविकों को प्रोत्साहन दे रहे थे, उन राजा की तरफ से उनको हेल्प मिल रही थी। राजा बोल रहे थे कि हाँ जी आप खोज करो, हम आपको पैसे भी उपलब्ध कराएंगे, आपको सारी सेवाएं देंगे, लेकिन कैसे भी करके आप भारत तक व्यापार करने का मार्ग खोज निकालो समुद्र के रास्ते। इसलिए बार बार कोशिशें होती रही। कई नाविकों ने कोशिश की, जिसमें से बार्थोलोमियो डियाज जो है आधे रास्ते तक पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन वो हिंद महासागर को पार नहीं कर पाया।
लेकिन जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था, ये जो है अपने समुद्री बेड़ा लेकर निकला था, जहाज़ लेकर और अपने साथियों के साथ। तो इसने जो है कोशिश करके पार कर लिया और ये जो है भारत में इसके मालाबार तट तक पहुंचने में सफल हो गया था व्यापार करने के लिए। तो इन सभी खोजों का इनका उद्देश्य क्या था कि व्यापारिक मांगों की अपनी पूर्ति करनी और आर्थिक लाभ अर्जित करना। और कहा जाता है कि जब भी वास्को डी गामा भारत में आया तो इसका यहाँ पर स्वागत होता रही, यहाँ पर व्यापार करता और यहाँ से मसाले लेकर अपने देश यूरोप या पुर्तगाल में वापस जाता है। तो वहाँ पर वो उनको इतने महंगे दामों में बेचता है कि उसको 60 गुना लाभ होता है। तो इतना ज़्यादा जब इनको प्रॉफिट हो रहा था व्यापारियों को, तो वो बार बार आए भारत में व्यापार करने के लिए, यहाँ से सामान ले जाते कम कीमत पर और अपने देश में जाकर उनको महंगे दामों पर बेच देते थे। क्योंकि मसालों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था यूरोप के साथ भारत का, तो यहाँ से वो मसाले खरीदते और अपने यूरोप में जाकर उनको महंगे दामों पर बेचते थे। और उस समय मसालों की मांग यूरोप में ज़्यादा थी, क्योंकि मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसको खाने में टेस्टी बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए मसालों का प्रयोग यूरोप में ज़्यादा होता था। तो इस तरह से हम इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, कौन कौन से पुर्तगाली भारत में आए और उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपने व्यापार किए, कौन कौन सी यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ या फैक्ट्रियाँ स्थापित की, और कैसे जो है इनका जल्दी ही पतन होगा, ये ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं टिक पाए। इन सब के बारे में जो है हम हमारे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पुर्तगालियों के आगमन पर देखेंगे कि कैसे पुर्तगाली भारत में आए और उन्होंने कैसे व्यापार किया। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच।